नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज से हम पुनः व्याकरण प्रारंभ कर रहे हैं। हालांकि व्याकरण से संबंधित कई टॉपिक मैंने अपने YouTube पर पहले से डाल रखे हैं। तो वर्णमाला क्या है, व्याकरण क्या है और व्याकरण के कौन कौन से विभाग हैं, ये सब मैं पहले इसकी जानकारी दे चुका हूं। अब जो हम नई जानकारी लेने वाले हैं, स्वरों का वर्गीकरण भी हम पढ़ चुके हैं। आज से हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, हालांकि पहले बता चुका हूं कि व्यंजन कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं, लेकिन एक बार पुनः शुरुआत कर लेते हैं कि व्यंजन क्या है। जब व्यंजन की बात चल रही है तो देखिए क्या होता है व्यंजन। तो बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या है? देखो, वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, और जो अंजन है इसका मतलब होता है काजल, विशेष काजल। जो विशेष काजल है वही व्यंजन है, या कहें स्वर रूपी काजल। जो स्वर रूपी काजल से सुशोभित है वही व्यंजन है। अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों का सहयोग लेना ही पड़ेगा। जब भी हम व्यंजन बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वरों का सहयोग जरूर लेना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि जो स्वर रूपी काजल से सुशोभित है वो व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो परिभाषा क्या हुई व्यंजन की। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिनको बोलने के लिए स्वरों का सहयोग लिया जाएगा, वे व्यंजन कहलाएंगे। अब देखो, वे कहलाएंगे व्यंजन। अब कैसे? मुझे बोलना है कै, तो मुझे इस कै में ए को मिलाना पड़ेगा, तब बोला जाएगा कै। इसका मतलब ए छिपा हुआ है। मुझे यदि बोलना है का, देखिए मुझे बोलना है यदि का, तो मुझे इस कै में आ स्वर को मिलाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोला जाए वो व्यंजन कहलाता है। अब देखो ये क्या है, इस कै में मैंने मिला दिया आ, तब जाकर के बना का। तो ये क्या है? जो तिरछी रेखा से युक्त होता है, इस तिरछी रेखा को कहा जाता है हलंत। तो जो हलंत युक्त होता है वह व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो जो तिरछी रेखा, हलंत का मतलब हो गया तिरछी रेखा, जो तिरछी रेखा से परिपूर्ण है, जो तिरछी रेखा से युक्त है वह हलंत कहलाता है। और ये जो हलंत वाले वर्ण होते हैं ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, और इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो स्वयं राजन्ति इति स्वर, जो अपने आप में सुशोभित हैं वो स्वर कहलाते हैं। और अनुगम व्यंजनम इति, और ये व्यंजन इनका अनुगमन करते हैं। ये कहने मतलब ये है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो स्वर इनका अनुगमन करते हैं, स्वर इनके पीछे लगते हैं, स्वर इनके पीछे पीछे लगेंगे तभी जाकर के ये बोले जाएंगे। तो वे वर्ण या ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाए वे सब व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो जब व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। हालांकि व्यंजनों का जब नॉर्मल वर्गीकरण करते हैं तो कैसे लेके मैं तक 25 वर्ण है वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श श श है ये पुष्प व्यंजन कहलाते हैं।
इस बात की चर्चा हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो हम यहाँ सीधे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण से चलेंगे, क्योंकि इससे पहले की जो जितनी भी जानकारी है पहले वाले वीडियोस में दी हुई है, तो वो आप अवश्य देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए देखिए घोषत्व के आधार पर व्यंजन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। व्यंजन टॉपिक चल रहा है अपना, और अब हम देखने वाले हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बता दिया है। तो देखिए बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब देखो बात करें घोषत्व के आधार पर व्यंजनों की। घोषत्व के आधार पर बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो घोष है, घोष, इस घोष का मतलब होता है अनुगुंज। घोष में ध्वनि शब्द छिपा हुआ है। क्या होता है जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो यह बात पक्की है कि वर्ण का उच्चारण करेंगे तब कुछ वर्णों में अनुगुंज कम होगी, कुछ में ज्यादा होगी। बोलेंगे तो ध्वनि तो निकलेगी। हम कभी बोलेंगे क, तो इसमें क और ए की ध्वनि साथ में आई है, तो कुछ में अनुगुंज कम होगी, कुछ में अनुगुंज ज्यादा होगी। जिनमें अनुगुंज कम होगी वे अघोष कहलाते हैं, और जिनमें अनुगुंज ज्यादा होती है वे सघोष कहलाते हैं। तो ये कहें कि जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में ध्वनि अनुगुंज कम निकलेगी, कुछ में अनुगुंज ज्यादा होगी। तो इस आधार पे जो घोष तत्व है या घोषत्व है, इस आधार पे जो वर्ण है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार। नंबर एक है अघोष व्यंजन वर्ण, अघोष व्यंजन वर्ण। और जो नंबर दो है वह है सघोष व्यंजन वर्ण। अघोष व्यंजन वर्ण और सघोष व्यंजन वर्ण। अब देखो एक बार आप इन नामों पर गौर करो। आप देखो अघोष, ए का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब अनुगुंज। तो अनुगुंज नहीं से तात्पर्य हो गया कि अनुगुंज कम, अनुगुंज कम। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज कम हो, जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज कम हो वे कहलाते हैं अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज कम हो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष वर्ण कहलाएंगे, कौन से कहलाएंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज कम होती है, जिनमें अनुगुंज कम हो वे अघोष कहलाएंगे। अब देखो बात करें यहां पर सघोष। अब देखिए सघोष और स का मतलब होता है सहित। मैं कह सकता हूं घोष या कहूं कि अनुगुंज सहित। जो अनुगुंज सहित है वह कहलाएगा सघोष। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज कम होती है वे अघोष वर्ण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुंज ज्यादा होती है वे सघोष कहलाते हैं। अब देखो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अनुगुंज अधिक हो, सघोष वर्ण कहलाएंगे। तो
वर्ण जिनके उच्चारण में अनुगुंज ज्यादा है वे कहलाएंगे सघोष, और जिनके उच्चारण में अनुगुंज कम है वे कहलाते हैं अघोष। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब देखो कैसे, जैसे मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला। 12 से अघोष और बाकी सब घोष, 12 से अघोष बाकी सब घोष, मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और श, ये सब अघोष होते हैं, और जो बाकी बच गए वो सब सघोष होते हैं। तो देखिए 12 से अघोष बाकी सब घोष, 12 से का मतलब हो गया कि वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, और श श स। 12 से अघोष। अब प्रथम वर्ण 5 होते हैं और द्वितीय वर्ण 5 होते हैं, और ये हो गए आपके 3, कुल मिलाकर के 13 वर्ण होते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 मानी गई है, और जो बच गए वो सब सघोष वर्ण होते हैं। तो 12 से अघोष और बाकी सब घोष, ये बात हुई। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और आगे की यात्रा तय करते हैं। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब देखो घोष का मतलब अनुगुंज होता है, कुछ वर्णों में अनुगुंज जो है वो कम होगी, कुछ वर्णों में अनुगुंज ज्यादा होगी। तो यहां पर होती है अनुगुंज कम, अनुगुंज कम, और यहां पर होती है अनुगुंज, अनुगुंज अधिक होती है। कुछ में अनुगुंज कम होती है, कुछ में अनुगुंज ज्यादा होती है। अब देखो यहां तो हुई अनुगुंज कम और यहां हो गया अनुगुंज ज्यादा। अब देखिए एक बार हम क्या क्या लिख लेते हैं। मैं कहूं कि कचट क च ट त प, कचट खचर ठ ख छ ठ थ और फ खचर थ, गजर द ग ज ड द ब, गजर द, और घजर ध घ झ ढ ध और ब, घजर ध। अन्यम अम य अण न म, ये पंचम वर्ण है, और इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, और ये कहां का प्रयोग में आते हैं, इसके लिए आप पहले वाला वीडियो देखें। अब देखो क थ ग ग अं च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ ड ढ न और प फ ब भ म, कैसे लेके मैं तक। हालांकि ये जो 25 वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, और स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख का एक अवयव दूसरे अवयव के स्पर्श करता है। हम देखते हैं क ख ग घ अं, तो यहाँ कंठ का भाग ज्यादा काम में आ रहा है, च छ ज झ, थोड़ा सा जो कोमल भाग है मुंह में पीछे की तरफ कर ले उसे कहते हैं तालुआ, तालु। तो तालु का भाग यहाँ काम में आ रहा है। ये कठोर भाग ट ठ ड ढ बहुत ही कठोर भाग है, और वहीं से ये बोले जाते हैं। और देखो तो हम क्या देख रहे हैं, का उच्चारण करने के लिए हमें दांतों की आवश्यकता होती है, दांतों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मामा, तो हम क्या देख रहे हैं, का उच्चारण करते हैं तो होठों की आवश्यकता ज्यादा होती है। मुख का एक अवयव दूसरे अवयव के स्पर्श करता है, इसलिए ये कैसे लेकर म तक के वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो बचे कौन कौन से हैं, यह र ल व, यारों में ल है, श श स। तो देखो ये ल श श स है, ये हमारे कुल मिला के 33 वर्ण होते हैं जो मूल रूप से है। तो अब देखो कि इनका वर्गीकरण कैसे करें, बहुत ही आसान है, चाहे तो फार्मूला याद रख लेना और चाहे यह तरीका देख लो, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। अब देखो पक्ष का पर्यायवाची होता है खग,
ये खग है, ख और ग, खग। और पक्षी का पर्यायवाची होता है खग। खग को हम दो भागों में बांट देंगे, खग को बराबर बराबर दो भागों में बांटेंगे। और ये जहां तक 5-5 वर्ण चल रहे हैं, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो 5 वर्णों तक सीधे के सीधे ले आएंगे। ये देखो ये लेकर के आएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, शिव जी का डमरू बनाएंगे भाई, शिव जी का डमरू बनाएंगे, पक्षी को काटेंगे और अब शिव जी का डमरू बना रहे हैं। शिव जी का हमने बना लिया डमरू। अब देखो ये डमरू तो बन गया, हमने हलवाई को छोड़ दिया। हलवाई को क्यों छोड़ा, क्योंकि हलवाई तो पक्षी को काट के बनाने का काम करेगा, इसीलिए हलवाई को छोड़ दिया। विशेष ध्यान रखना है, हलवाई जो है वह अघोष में नहीं आएगा, सघोष में आएगा। अब आप ये देखो जो शिव जी का डमरू बना है, तो इसमें जो इधर वाले हैं, बोले तो उल्ले मतलब इधर वाले जो है वो तो कहलाएंगे आपके अघोष वर्ण, इधर वाले कहलाएंगे आपके अघोष वर्ण, और जो इधर वाले हैं वो आपके कहलाएंगे सघोष वर्ण। तो 12 से अघोष, बाकी सब घोष। ध्यान में रखिएगा, 12 तो वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का दूसरा वर्ण, और 1 और 2 इन दोनों को पास में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि 12। पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, 12 से, ये देखो ये से वाले 12 से अघोष, तो 12 और से वाले ये सब जो है 12 से अघोष, 12 से वाले अघोष वर्ण है, और बाकी सब घोष, और बाकी जो बच गए वो सब घोष हैं, बाकी सब घोष, बाकी सभी घोष वर्ण होते हैं। तो 12 से अघोष और बाकी सब घोष। अब इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखिए एक बार इनकी संख्या, ये हो गए 5 और ये हो गए 5, 5 और 5 कुल मिलाकर के 10 हो गए। कितने हो गए हैं, 10 हो गए। तो 5 5 10 और ये 3 हो गए 13। अघोष वर्णों की संख्या कितनी है यदि आपसे पूछा जाए, तो अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। अब 13 का उल्टा कर दो, 13 का उल्टा कर दो, और 13 का उल्टा कर दिया तो हो गए 31। 31 वर्ण सघोष होते हैं। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ दे रहे हैं अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष वर्णों की संख्या 31 है। सॉरी, अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष वर्णों की संख्या 13 है, और सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो सघोष वर्णों की संख्या 31 है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिए सघोष व्यंजन, जो सघोष व्यंजन है इनकी जो संख्या है वो 20 है, और स्वर जो है इनकी संख्या होती है 11, और 11 और 20 कुल मिला के 31 वर्ण हो गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आपसे पूछ रहे सघोष व्यंजनों की संख्या है 31, 20, 13 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर होगा आपका 20। व्यंजनों की संख्या 20 है, और स्वर सभी इसी नहीं है, मतलब स्वर सभी क्या होते हैं, स्वरों में अनुगुण ज्यादा होती है, बोलते अनुगुण ज्यादा होती है, अनुगुण ज्यादा होती है, इसलिए ये सारे सघोष व्यंजन वर्णों में आ जाया करते हैं। तो ये हुआ वर्गीकरण। तो देखो 12 से अघोष, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण और से, ये सब अघोष है, और बाकी सब घोष। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे घोष कहलाते हैं। तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अनुगुण कम हो अघोष, ज्यादा हो सघोष। अब देखिए, एक तो मैंने बोला कैक है, एक मैंने बोला गैर है। तो गैर है में कैर ख से अनुगुण ज्यादा है, एक मैंने बोला आपके चैच है, और एक मैंने बोला आपके जैज है। तो चैच है से जैज है, इनमें अनुगुण ज्यादा है। जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुण ज्यादा हो वे सघोष कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अनुगुण कम हो वे अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। चलो फटाफट ले लीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, और देखो एक बार इनकी संख्या देख लीजिए। तो 5 5 10 5 से 15 और 4 19 और 1 20। तो व्यंजन जो है उनकी संख्या हो गई 20, और स्वर जो है वो हो गए आपके 11। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 31 वर्ण हो चुके हैं। इनके उच्चारण अनुगुण ज्यादा, इनके उच्चारण अनुगुण कम। चलो स्क्रीनशॉट लो। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब देखो प्राणत्व मतलब प्राण वाली। देखो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से ध्वनि तो निकलती है, ध्वनि के साथ साथ हवा भी निकलती है, वायु निकलती है, और इस वायु के आधार पर व्यंजनों का फिर से वर्गीकरण कर दिया गया। ध्वनि निकलती है, कम निकलती है, ज्यादा निकलती है, कम निकलती है,
इसी प्रकार से प्राणवायु कम निकले तो अल्प प्राण और ज्यादा निकले तो महाप्राण। तो क्या होता है वर्णों के उच्चारण में जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के साथ या ध्वनि के साथ प्राणवायु बोले तो हवा भी निकलती है, प्राणवायु भी निकलती है। अब जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कब निकलेगी, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। वे अल्प प्राण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा निकलती है, जिनमें ज्यादा निकले, जिनमें प्राणवायु ज्यादा निकले या अधिक निकलती है, महाप्राण वर्ण या कह सकते ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो ये हुई बात अल्पप्राण और महाप्राण की। क्या होगा, कुछ वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकलेंगे, कुछ वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा निकलेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम निकले वो अल्पप्राण और जिनमें ज्यादा निकले वे महाप्राण कहलाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण, तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। नंबर 1 अल्पप्राण और नंबर 2 महाप्राण। कुछ वर्ण अल्पप्राण कहलाएंगे, कुछ महाप्राण कहलाएंगे। इनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकलेगी, इनके उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा निकलेगी। चलो एक बार आप याद रख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए, बात चल रही है प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर बोले तो प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर दो प्रकार हो गए, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण मतलब कहूं कि प्राणवायु कम, और महाप्राण मतलब प्राणवायु अधिक निकलती है। मुख विवर से प्राणवायु कम निकलेगी, मुख विवर से प्राणवायु ज्यादा निकलेगी। जिन वर्णों के उच्चारण में कम निकले वो अल्पप्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु ज्यादा निकले वो महाप्राण कहलाते हैं। अब देखो बात चल रही है अपने अल्पप्राण और महाप्राण की। अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए क्या बताया गया है, वर्गानाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च। वर्गानाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्पप्राण, और वर्गानाम द्वितीय चतुर्था शलश्च महाप्राण। वर्ग का दूसरा चौथा और शल प्रत्यय है तो महाप्राण होते हैं, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है और यल प्रत्यय है तब अल्पप्राण होते हैं। देखो बहुत ही सरल चीज है और संस्कृत में भी आपके काम में आ जाएगी। क्या वर्ग का पहला वर्ण क च त त प कजर, तीसरा ग ज ड द ब गजर, पांचवा अंग्यान न और व। तो हम क्या देखते हैं, पहला तीसरा और पांचवा। वर्गानाम प्रथमा तृतीय पंचमा यलश्च अल्पप्राण यल,
तो देखो ये रे ल व, ये रे ल व। अब देखो यदश्च अनुप्राणाम और वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ, अब दूसरे गुण कौन से हैं? दूसरे हो जाएंगे आपके ख छ ठ थ और फिर खचड़ तक। चौथा घ झ ढ ध और ग, खचड़ और गजड़ और शलश्च। शलश्च का मतलब हो गया श श से और है। देखो हमने पहले है को अगोश में नहीं रख के सगोश में रखा था। अब देखिए वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्पप्राणा और शलश्च महाप्राणा। तो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और यल, देखो 5 5 10 5 15 4 19 और ये जो है वो आएगा यल। यारों में लव है, याद रखो यारों में लव है तो है इधर आएगा। और शलश्च महाप्राणा तो 5 5 10 3 13। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो पाणिनि का सूत्र जानते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र जानते हैं। तो देखिए यलश्च और शलश्च, तो श श से रे है ले, रे और ले जो व्यंजन वर्ण होते हैं हलंत युक्त उनका तो लोप हो जाता है। अब बच गए श श से और है। इसका मतलब शन प्रत्यय में श से और है होते हैं, तो ये जो है वो हमारा यहाँ नहीं आकर के और यहीं पर ही आएगा। तो श से और है ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि शल प्रत्यय शलश्च और शल प्रत्यय में से है, श से लेके ल तक शल प्रत्यय होता है और से और है इनकी संख्या 4 हो गई, ये 4 इधर आ गए। और ये हो गए यलश्च, यलश्च देखिए हम यलश्च करेंगे, यलश्च और यण आप जानते हो कोई यण तो है वरट लण, हमारा सूत्र है वरट लण यम वर्णम जवे गर्दस जब गर्दस खब छटक चढ़तो कपये शश हल। तो कहने मतलब ये है कि य से लेके और ल तक, क्योंकि ण का लोप कर देंगे और ट का लोप कर देंगे हलंत युक्त नहीं, इसलिए तो य व र ल, तो य व र ल, य र ल व, ये 4 उसमें आ जाएंगे। संस्कृत में पाणिनि के अनुसार इनका जो उचित क्रम है वो यवरल है, लेकिन हिंदी में जब बात की जाए कि हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों का क्रम क्या है, तो हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों का क्रम य र ल व होता है और संस्कृत में इनका जो क्रम होता है वो य व र ल होता है। जो विद्यार्थी रीट में हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं ले रखे हैं उनके लिए बात विशेष महत्वपूर्ण है। चलो अब देखो 135, इसका एक सरल सा सूत्र है। एक सरल सूत्र क्या है? 135 या से हम ले लेते हैं या 135 या भी अल्प। कोई व्यक्ति है और फेसबुक पर उसके 135 फ्रेंड है, यार है, 135 फ्रेंड है और वो उसके लिए क्या है? अल्प है। मतलब वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और यार का मतलब हो गया यार प्रत्यय, मतलब ये रे ये यार, ये रे ये यार हो गया है, तो ये रे यार हो गया। तो 135 यार की अल्प, और अल्प का मतलब मान लीजिए अल्प प्राण, 135 यार भी अल्प है, अल्प का मतलब अल्प प्राण। तो एक अल्प प्राण में वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और ये रे ल व, तो मैं कह सकता हूं 5 5 10 5 3 15 15 और ये 4 10 वर्ण हो गए। तो आप देखो कि ये हो गए 15 और 4 19, तो 19 तो हो गए आपके व्यंजन, 19 व्यंजन हो गए हैं और स्वरों की संख्या होती है 11 होते हैं स्वर, और कुल मिला के जो वर्ण हो गए हैं वो हो गए आपके 30 वर्ण। देखो वहां 13 और 31 का मामला था, 13 का उल्टा 31 होता है, वो अगोस सगोस में होता है, लेकिन यहाँ 30 हो गए और यहाँ पर 5 5 10 और 4 14, तो 14 वर्ण। एक जन यदि सवाल पूछ लिया जाए
कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो महाप्राण वर्णों की संख्या 14 है। और एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तब 19 और कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तब 30। ये ध्यान में रखना है, केवल व्यंजन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और जिसको पता होता है उसके कोई समस्या नहीं होती, लेकिन नहीं होता उसके बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बात हुई अल्प प्राण और महाप्राण की। अब देखो हम जब इनका उच्चारण करेंगे, एक तो मैंने बोला क और एक बोला मैंने ख, तो क ख क ख, कैसे ज्यादा हवा ख में निकल रही है, तो क का महाप्राण वर्ण ख है। इसी प्रकार से मैंने बोला च और एक बोला छ, तो च से ज्यादा हवा छ में निकल रही है। ग घ ज झ, तो ज से ज्यादा हवा झ में निकल रही है, तो क का महाप्राण ख है और ग का महाप्राण ख है। हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है बड़ी व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णमाला है। यहाँ एक अल्प प्राण है तो दूसरा महाप्राण है, फिर एक जो है अल्प प्राण है तो फिर दूसरा महाप्राण है। इसी प्रकार से एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण एक एक पंक्ति में एक साथ दिए हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं कहूं कि अघोष सघोष अलग और सघोष सघोष अलग तरीके से रखे गए हैं। तो इतनी सुव्यवस्थित तरीके की वर्णमाला संसार में अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। हमारे यहाँ जो वर्ण है उसे उसी रूप में बोला जाता है। क्या? जैसे टीओ टू होता है, लेकिन जीओ जीओ गो होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाएगा वही बोला जाएगा। ये बात मुख्य ध्यान में देने वाली है। तो ये बात हुई अल्प प्राण और महाप्राण की। अब प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन वर्ण है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको पढ़ करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और हिंदी के पढ़ने के लिए हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएं और संस्कृत के भी मैंने वीडियो बनाए हैं तो उनको पढ़ने के लिए आप संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाएं। मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आपको संस्कृत वाले वीडियो अलग तरफ मिलेंगे, हिंदी वाले वीडियो अलग तरीके के दिखेंगे। दोनों ही जो है रीड वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक है। और जो केवल एसएससी जीडी पटवार या कहें कि एसआई एलडीसी जिनमें भी हिंदी आती है, चाहे पीटीटी बीएसटीसी सब है, उनके लिए विशेष लाभदायक है। और वर्ण विचार टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इसलिए आप किसी भी जो है कोटि के विद्यार्थी है, आप किसी भी जो है हिंदी में तैयारी अगर कर रहे हैं तो वर्ण विचार आप क्लीन कीजिए ताकि आपको संधि समास आदि में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। आप जो है शब्द शुद्धि के बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो और मेरे सारे वीडियोस को आदि से लेके अंत तक देखें, प्रारंभ से लेकर के समापन तक देखें। यही मैं आशा रखता हूं ताकि आपको भी ज्यादा लाभ मिले और मुझे भी पढ़ा करके काफी अच्छा महसूस हो। तो धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।